गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द साइंस जोन कोचिंग सेंटर। आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हुए हैं रे ऑप्टिक्स। और उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो ये ओमेक्स जो आपका सिटी है उसके पास में है साइंस जोन कोचिंग सेंटर हमारा। तो आप आएँ यहाँ पे ज्वाइन करें और आपको जो भी डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो चीज़ें भी अवेलेबल रहेंगी। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स बेटा हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो एक एक करके हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बातें ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या हमारा। ये क्या बेटा हमारा ब्रांच होता है फिजिक्स की एक, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट रेस के बारे में पढ़ते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। बातें ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा आप लोगों ने, करंट पढ़ा, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेनली लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा ऑप्टिक्स, हेडिंग बनाओ और उसके नीचे लिखते रहो साथ के साथ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of हम बोल सकते हैं बेटा प्रोपगेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। हमने स्टार्ट करा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर क्या चीज़ें पढ़ने हैं हम लोग, पढ़ने जाएंगे लाइट के बारे में। लाइट मीन्स उसका प्रोपगेशन पढ़ने जाएंगे हम लोग कि किस तरीके से लाइट क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक हमारी जाती है, क्या क्या उसके लॉज फॉलो होते हैं, और अलग अलग तरीके के लॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिक्स को बेटा बेसिकली दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करा गया है। सबसे पहला होता है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। दो तरीके के हमारे ऑप्टिक्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब किसी ने पूछा बेटा कि इसमें डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है। तो क्या होता है कि ऑप्टिक्स के लिए सबसे पहले बेटा रे नेचर के बारे में बताया गया, लाइट के किस नेचर के बारे में बताया गया, हमें रे नेचर के बारे में बताया गया। इसमें बोला गया कि लाइट जो है वो रे की तरह बिहेव करती है। रे का मतलब पार्टिकल्स की तरह, रे का मतलब क्या हो गया हमारा, एज ए पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स है तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, हमारे पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जिसको आगे बेटा वेव ऑप्टिक्स में मैं और डिफाइन करूंगा। कॉर्पास्कल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा किसने बताया, साइंटिस्टों ने हमारे बताया कि रे के फॉर्म में लाइट होती है हमारी। और इसी के ऊपर हम लोग क्या करें कि लाइट को आगे की तरफ हम लोग लेके गए, इसके बारे में पढ़ते रहे। ठीक है। तो इसके वजह से हम लोगों ने कुछ फिनोमिना देखे कि क्या क्या फिनोमिना इसमें हमारी क्या होती हैं, प्रूव होती हैं। तो हमने देखा बेटा कि लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और दूसरा बेटा हमारा क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। अब कोई पूछा कि ये होते क्या है। ठीक है। रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन के फॉर्म में क्या चलेगा, हमारा रे चलेगा। लाइट रेज जो है वो कैसे चलेंगी बेटा, बिल्कुल सीधे ऐसे चल रही होंगी। सन से लाइट कैसे आती है, बिल्कुल सीधे आती है, ऐसा बताया गया हमें रेक्टिलिनियर। रिफ्लेक्शन बेटा आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बातें ठीक है। रिफ्लेक्शन का भी प्रोसेस रे ऑप्टिक्स ने प्रूव कर दिया। उसके बाद आता है बेटा रिफ्रैक्शन। अगर लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इन तीनों प्रोसेसेस को कौन फुलफिल कर देता था, हमारा रे ऑप्टिक्स फुलफिल कर देता था। बाद में बेटा कुछ और भी हमारे फिनोमिना है, जैसे हमारा क्या आया, पोलराइजेशन आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया, इंटरफेरेंस आ गया। इन सब चीज़ों को रे ऑप्टिक्स प्रूफ नहीं कर पाया। तो उसके बाद हमें बताया गया कि लाइट रे नहीं है, लाइट एक तरीके की क्या हमारी वेव है। तो लाइट किस तरीके की है बेटा, वेव नेचर मीन्स लाइट जो है वो रे के फॉर्म में नहीं होता, वेव के फॉर्म में होता है। तो बताया गया बेटा कि इस तरीके से लाइट हमारी चल रही होगी, वेव। बातें ठीक है। वेव में भी बेटा अलग अलग हमारी थियरी आई।
सबसे पहले बताया गया कि लाइट जो है वो किस तरीके की वेव है हमारी, जैसे साउंड वेव है उस तरीके की वेव है। बाद में उसको बताया गया कि नहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अलग अलग थियरी आती रही हमारी। अभी भी बेटा हम लोग क्या करते हैं कि लास्टली क्या हुआ कि इन दोनों लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो लास्ट में हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर हमारा ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर मीन्स लाइट की दोनों रेज को वैलिड कर दिया गया कि लाइट रे भी है और लाइट क्या हमारी वेव भी है, डिपेंड करता सिचुएशंस के ऊपर। बातें ठीक है। इसीलिए हम लोग ना रे ऑप्टिक्स को हटाएंगे ना ही वेव ऑप्टिक्स को। हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट, तो बोलेंगे लाइट हैव टू नेचर, रे एज वेल एज वेव, और दोनों को बेटा मिला के हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स, जिसको हम लोग ड्वेल नेचर में पढ़ेंगे। बातें क्लियर है? तो कोई पूछेगा वेव ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो क्या बोलेंगे कि सम फेनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन were not been proven by the ray optics of the light, that's why we needed the wave nature of the light। और उससे हमारा क्या बन गया, एक नई तरीके की ऑप्टिक्स बन गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। दैट्स व्हाट द बेसिक थिंग अबाउट द ऑप्टिक्स। बातें ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने जाएंगे, अब पढ़ने चलते हैं। बेटा बातें समझ में आई? ऑप्टिक्स क्या होता है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो किसके वजह से जानी जाती है, हमारी लाइट की स्टडी के बारे में जानी जाती है, लाइट के फिनोमिना, उसके प्रोपगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। और मेनली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रे ऑप्टिक्स का चैप्टर अपना। बातें ठीक है। तो हेडिंग बना लो, रे ऑप्टिक्स। बेटा रे ऑप्टिक्स में कैसा नेचर होगा हमारा? बेटा रिफ्लेक्शन तो होगा। नेचर ऑफ द लाइट क्या होगी हमारी? लाइट पार्टिकल होगा या फिर वेव होगा? लाइट विल बी पार्टिकल, अभी तो लिखा था पार्टिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रे ऑप्टिक्स। मीन्स लाइट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। बातें क्लियर है? अब क्या होता है कि सपोज कोई लाइट किसी भी इंटरफेस पे हमारे स्ट्राइक करती है। इंटरफेस का मतलब बेटा ऐसा सरफेस जो 2 मीडियम को डिवाइड कर रहे हो, 2 मीडियम को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। सपोज ये हमारा एक सरफेस है, इसके नीचे बेटा मैंने बोला कि देयर इज द ग्लास। यहाँ पे क्या है बेटा, हमारा ग्लास है, और ऊपर क्या है हमारा, एयर। ठीक, ये जो सरफेस है इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। 2 मीडियम को क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है। ये जो सरफेस ऊपर वाला है, ये सरफेस भी इंटरफेस कहा जा सकता है। अब मैंने बोला इंटरफेस पे कोई लाइट स्ट्राइक करती है। बेटा लाइट रे थी, मैं सीधे लेके आया रे ऑप्टिक्स में। अब इसके साथ होगा क्या, तो बोलेंगे इनके साथ 3 प्रोसेस हो सकते हैं। कितने प्रोसेस हो सकते हैं? 3 प्रोसेस हो सकते हैं। कुछ जो पार्ट होंगी, सम पार्ट्स ऑफ द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। कुछ लाइट क्या हो जाएगी हमारी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। कुछ जो हो जाएगा बेटा हमारी जो रेज हैं उसके कुछ पार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे सरफेस में चले जाएंगे और उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। बेटा रिफ्लेक्शन के केस में मैंने स्पीड की नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि स्पीड क्या रहती है, लाइट की सेम रहती है। लाइट यहाँ से दूसरे मीडियम में जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बातें ठीक है। और कुछ पार्ट जो होगा बेटा वो क्या कर लेगा, मीडियम उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो 3 चीजें होंगी। 3 चीजें क्या क्या हो रही है बेटा हमारी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। 3 चीजें होती हैं किसी भी इंटरफेस पे अगर लाइट हमारी स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो इस बार बेटा जो हमारे सिलेबस के अंदर है रिफ्लेक्शन को हटा दिया है। रिफ्लेक्शन नहीं है इस बार सिलेबस में। एब्जॉर्प्शन बेटा हम लोग पढ़ते नहीं है, बचा क्या, रिफ्रैक्शन। तो सिर्फ हम लोग, हमारे सिलेबस में नहीं बेटा, हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था। रिफ्लेक्शन आएगा नहीं इस बार के सिलेबस में, तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन। बात है ठीक है, क्योंकि हमें चलना है बोर्ड के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। नॉलेज तो लेना है,
नॉलेज हम लोग लेते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बोर्ड को कवर करना है। हाँ बेटा, पूरा का पूरा 10th है, आधा से ज़्यादा नहीं, पूरा 10th का है टॉपिक जो रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। तो हेडिंग बनाओ रिफ्रैक्शन। ये बना लो बेटा पहले कि किसी भी इंटरफेस पे लाइट हमारी स्ट्राइक होती है तो 3 प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस है हमारी, उसके बारे में है। हो गया बेटा ये, चलो बेटा रिफ्रैक्शन तो आपने 10th में भी पढ़ा है, पर थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में बातें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन। अब कोई पूछेगा बेटा व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है। अगर डिफाइन करने जाए हम लोग तो क्या बोलते हैं, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड विल चेंज, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी पाथ चेंज हो जाएगी, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। दोनों प्रोसेस होती है बेटा। दोनों प्रोसेस क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि लाइट डेविएट नहीं होगी, लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, फिर भी उसको रिफ्रैक्शन बोलूंगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्पीड चेंज होगी। क्या चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी। लेकिन डेफिनेशन में मैं दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन changes when it passes from one medium to another and that process is known as refraction of the light। तो लिख लो बेटा, when light passes from one medium to another, its speed, और स्पीड के साथ साथ क्या चीज़ें चेंज होंगी बेटा, पाथ भी चेंज हो जाती है। इट्स स्पीड एज वेल एज पाथ चेंजेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हमें जो रिफ्रैक्शन पढ़ना है बेटा मेनली 2 चीज़ों से पढ़ना है हमें। एक तो ग्लास स्लैब से पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन, और दूसरा प्रिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। 2 चीज़ों से हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्रैक्शन बाय ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले मैं रिफ्रैक्शन को ग्लास प्रिज्म के थ्रू ही शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, और ये ग्लास स्लैब किस शेप का है बेटा हमारा, कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। पर क्या रेक्टेंगुलर होता है क्या, नहीं, क्यूबॉइडल होता है बेटा। बुक में हमें मिलेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लेकिन हम क्या सोचेंगे उसको, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूब होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। और दूसरी चीज़ बेटा ये होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स हर जगह पे इसकी डेंसिटी सेम हो जानी चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं अपने क्लास 12th लेवल तक की, ठीक है। होमोजीनियस है, और दूसरा क्या बेटा ये रेक्टेंगुलर नहीं होकर क्या है हमारा एक्चुअली में क्यूबॉइडल है। अब मैंने बोला कि सपोज जो लाइट यहाँ से आती है उस लाइट को बेटा हम लोग बोलते क्या है, इंसिडेंट रे। तो मैंने बोला दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या है, ये जो सरफेस है वो ग्लास है, तो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे ग्लास। बात है, ठीक है। अब ये दूसरी जो रे है वो कोई पूछेगा तो क्या बताते हैं, नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के ऊपर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। आप इस सरफेस को उठाकर टिल्ट कर दो, नॉर्मल वही रहेगा, वो सरफेस से 90 डिग्री, यहाँ से क्या बना रहा होगा 90 डिग्री। बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अब क्या होता है हमारा कि लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी क्या क्या चेंज हो जाएगी बेटा, स्पीड भी चेंज होगी, उसकी पाथ चेंज हो जाएगी। तो अब होता क्या है, पाथ चेंज होने का मतलब लाइट को तो सीधे जाना चाहिए था ऐसे, पर लाइट इस तरीके से नहीं जाएगी, इसका पाथ चेंज होगा। अब पाथ चेंज होने का मतलब बेटा 2 तरीके से होंगे, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्या इधर आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरी साइड जाएगी तो क्या बोलेंगे बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 2 चीज़ें होती हैं। तो याद हमें ये रखना है कि 2 तरीके का मीडियम होता है। कंपेयर करके हम बताते हैं 2 तरीके का मीडियम को। एक हमारा होता है रेयरर मीडियम, दूसरा क्या होता है डेंसर मीडियम। बेटा कंपेयर करके बताएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कोई मीडियम रेयरर है कोई मीडियम क्या है डेंसर है।
कंपेयर करके ही बताया जाता है। तो जिसके पार्टिकल्स पास पास में होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम। और दूसरा जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उसको क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम के नाम से जानते हैं। अगर लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम आएगी, कहाँ आएगी बेटा, रेयरर टू डेंसर। रेयरर कहने का मतलब हमारा हो गया एयर सपोज, और डेंसर कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, ग्लास। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, लाइट कहाँ बेंड करेगी हमारी, लाइट कहाँ बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट है बेटा हमारी, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधे जानी चाहिए थी बट इट कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट हो गई हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लिख देते बेटा टुवर्ड्स नॉर्मल, बात है ठीक है। और लाइट अगर जस्ट इसका अपोजिट केस है तो क्या मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना। तो यहाँ बेटा देखो तो क्या बताओगे आप लोग, लाइट कहाँ मूव कर रही होगी हमारी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट ग्लास में जा रही है, ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर के रिस्पेक्ट में, तो लाइट हमारी मूव करी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बात है ठीक है बेटा। यहाँ तो हो गया रिफ्रैक्शन। इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, तो यहाँ भी हमें रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो सोचो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर टू रेयरर, तो लाइट सीधे नहीं जाके इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। ये जो रे होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं। और ये जो लाइट होती है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग आज से, इमरजेंट रे। क्या इमरजेंस भी बोलते हैं बेटा, इमरजेंट भी बोलते हैं, इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं। अब कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने बोला दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैंने बोला दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बात है ठीक है। ये सेकंड सरफेस है, इसके लिए लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा हम लोग दिस अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट सेकंड सरफेस के लिए, बात है ठीक है। तो इसको मैंने I2 से डिनोट कर दिया बेटा। ये तो हमारा बाहर जो एंगल बनता है इमरजेंट का बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस के नाम से जानते हैं, इसको ई से लिखेंगे एंड दैट विल बी द एंगल ऑफ इमरजेंस। बातें ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। पहला जो होता है बेटा हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। प्लेन में एंड पॉइंट दोनों चीज़ें क्या होती हैं, उनकी सेम होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन हम लोग को बेटा टॉपिक में है इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होगा बेटा हमारा, बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई एट ए सेम पॉइंट इन ए सेम प्लेन। तो मैंने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल बेटा, इसमें ऊपर वाला नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ये वाले नॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैंने। नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है बेटा, सेम प्लेन एंड एट सेम पॉइंट। बात है क्लियर अभी तक। सेकंड हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, सॉरी सेकंड जो लॉज होता है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्नेल्स। बेटा ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना लॉ बताया। उनने बोला कि अगर सपोज कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका रेशियो जो रहता है वो सेम रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और उसी चीज़ को बेटा एक नया वर्ड देते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस स्नेल्स लॉ ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, ऐसा हम लोग बताएंगे। उनने बोला था ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसी कांस्टेंट को बाद में क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं, किसका नाम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उन्होंने बोला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
विल बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम दिया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं नाम दे रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा बुक में एन से भी डिनोटेड है, म्यू से भी डिनोटेड है, बात है ठीक है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो लाइट जिस मीडियम में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस मीडियम में जा रही है बेटा? ग्लास में। दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लाइट कहाँ से जा रही है? एयर से, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ से बेटा ये लिखने का मतलब है, इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बातें ठीक है बेटा, एंड दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, और हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बातें क्लियर अभी तक? दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तब तक ये नोट कर लो आप लोग। बात नहीं, अब हम लोग देखेंगे बेटा कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, ये हम लोगों ने पढ़ लिए। आपने बताया कि यहाँ से क्या निकल के आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा बना लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें चलेंगी हमारी, ठीक है, जैसे ये चीज़ें भी पढ़ चुके हो। अब एक बात बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब ज़्यादा होगा बेटा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कब ज़्यादा होगा? जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर? इफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो कौन ज़्यादा होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंस ग्रेटर होगा, क्योंकि लाइट जो होती है वो कहाँ मूव करती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा हमारा? ग्रेटर। इसके जस्ट अपोजिट सोचो, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा वो छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने नॉर्मली बेटा इंसिडेंस करा दिया तो अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? मेजरमेंट क्या होगी इसकी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा इंसिडेंस रे यही है, नॉर्मल यही है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड नॉर्मल विल बी जीरो। और बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल सीधे जाती है, यहाँ इसका पाथ चेंज नहीं होगा, जो मैंने बार बार वहाँ मैंने बोला था, ये कंडीशन है हमारा। इस कंडीशन में कोई पूछेगा बेटा एंगल ऑफ आर क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से ये नहीं दिख रहा क्या, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर? एक स्पेशल केस होता है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जब एंगल आई आर के इक्वल होता है, वो कब होता है? व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास या और एनी सरफेस। बातें क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा लिखने का तरीका मैंने बता रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हैं, म्यू से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, एंड दैट चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज लाइट किसी ग्लास के अंदर चली गई, कहाँ चली गई? ग्लास के अंदर। तो ग्लास के अंदर लाइट जाएगी तो मैंने बोला इसकी स्पीड बेटा वी हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर वैक्यूम में लाइट है, किसमें बेटा? वैक्यूम में, तो उसको मैंने वी से लिखा। किससे लिखा मैंने? वी से। तो कोई पूछेगा व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। सपोज आई एम राइटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, व्हाट विल बी इट? तो वी अपॉन वी जी। किसका रेशियो होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। और इसकी यूनिट कोई पूछेगा तो क्या होगा बेटा? यूनिट प्लस, बेटा दोनों की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो यूनिट नहीं होता किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात है ठीक है। अगर एक मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, सपोज लाइट है, यहाँ ग्लास में है बेटा, ये ग्लास है और ऊपर मैंने वाटर रख दिया। कहाँ रख दिया? वाटर। तो लाइट की बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कुछ ना कुछ और होगी, एयर के रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। यहाँ से लाइट हमारे किसके अंदर आती है? ग्लास के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का तो निकलेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। बात है ठीक है। और कोई पूछेगा वहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक के टर्म में, एक के रिलेशन में दूसरे की हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने बोला दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात है ठीक है। मीन्स दिस आर द स्पीड्स रेशियो इन दैट मीडियम, और उसी का नाम क्या दिया हम लोगों ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात है ठीक है। तो इससे पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोला बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा हूं मैं? स्पीड्स का रेशियो। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, दोनों सेम आते हैं, दोनों वैल्यू क्या आएंगे हमारी? सेम आएंगी। तो लिख लो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बात है ठीक है। इसके नीचे बेटा स्टार बना के लिख लेना। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और कोई पूछेगा स्पीड किसकी वजह से चेंज होती है, तो क्या बताएंगे? ड्यू टू द स्पीड, ड्यू टू द वेवलेंथ। बात है ठीक है। बट ड्यू टू वेवलेंथ इट्स स्पीड चेंजेस। उसके नीचे बेटा ये फॉर्मूला लिख लेना, एब्सोल्यूट भी और हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। बेटा हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उसके और भी फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूले जो होते हैं उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और फॉर्मूला होता है, एक तो मैंने बोला म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बात है ठीक है। दूसरा मैंने बोला बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो दैट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात है ठीक है। और तीसरा जो टर्म होता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज ये लिखा आप लोगों ने कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको बेटा हम लोग कैसे कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना, इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको लिखेंगे बेटा म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ वाटर। ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको कहाँ लेके आएंगे? नीचे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में है। इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बात है ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन के ऊपर जब टॉपिक दिया तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही बन सकते हैं आपके। बात है ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं किसके लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। बात है क्लियर? मैंने बोला बेटा कि अगर किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज आपको बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो इनको मैंने बोला कि क्या बोलते हैं इनको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। मीन्स एक्चुअली जब पढ़ते हो बेटा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, पढ़ते हो, तो दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी के टर्म में नहीं है, वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी है कि अगर हमें किसी ने बोला कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। बात है ठीक है। ये बेटा 10th का फॉर्मूला है।
ठीक है। अब आते हैं बेटा कि रिफ्रैक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो लिखो द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो बेटा बहुत सारी चीज़ों पे जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। उसमें से पहली चीज़ लिखना नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, बेटा अलग अलग मटेरियल होगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी हमारी, तो नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट। थर्ड थिंग बेटा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा। थर्ड थिंग टेम्परेचर। एंड फोर्थ नेचर ऑफ सराउंडिंग। नेचर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स सपोज अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, वाटर से आएगी ग्लास के अंदर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा हमारा। मीन्स सराउंडिंग के नेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बातें क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पहले देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। अगर लाइट बेटा सेवरल रिफ्रैक्शन या सेवरल रिफ्लेक्शन फॉलो करके आई है, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दोनों के केस में होता है ये हमारा। सेवरल का मतलब हो गया बेटा बहुत ज़्यादा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में सेवरल रिफ्रैक्शन फॉलो करके आई है। और उसका अगर पाथ के अंदर बेटा अगर हम लोग परपेंडिकुलरली मिरर रख दें, कैसे रखना है, परपेंडिकुलरली, ताकि उस मिरर के ऊपर जो लाइट का इंसिडेंस एंगल है वो क्या हो, 0 डिग्री हो। परपेंडिकुलरली रखा मैंने, तो लाइट विल फॉलो बैक द सेम पाथ। लाइट विल फॉलो बैक द सेम पाथ एंड दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सपोज एक मीडियम है हमारा, ठीक है, लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया, ये हमारी इंसिडेंट रे है बेटा। नीचे मैंने मान लिया कि ग्लास है, ये एयर है, ये क्या हमारा ग्लास, तो लाइट क्या होगी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया इसके परपेंडिकुलरली। अब यहाँ पे लाइट टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या करेगी, हमारी सेम पाथ से वापस चली जाएगी। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और याद रखना बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से ही एक कॉन्ट्राडिक्शन अभी हमें फिजिक्स में देखने को मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे रेनबो फॉर्मेशन। क्या पढ़ोगे, रेनबो फॉर्मेशन। बेटा हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन आप लोग बहुत जगह देखोगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग मानते ही नहीं है कि रेनबो के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, रेनबो के अंदर, कि क्यों हम लोग उसको नहीं मानते हैं। बात है, ठीक है। आपके बुक में भी बेटा अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो बेटा एक ही टॉपिक आती है हमारे पास, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट होती है, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन। डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को उसमें बोलते ही नहीं है। इवन एनसीईआरटी में भी बेटा अगर कोई पूछता है तो उसमें भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वो मानते नहीं है, शो करा है उन्होंने डायग्राम में, पर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्योंकि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारी उसमें फॉलो नहीं होती है। बातें ठीक है। अब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि लाइट विल फॉलो द सेम पाथ। मैंने बोला कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बातें ठीक। अब मैंने बोला बेटा दिस इज द ए एंड दिस इज जी, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास। अगर लाइट एयर से ग्लास के अंदर आ रही है तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाओगे आप लोग, ग्लास का निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से निकल के आएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। बातें क्लियर है। जब लाइट रिवर्स होके जा रही है तो दिस विल बिकम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बिकम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने बोला व्हेन लाइट रिबाउंड बैक,
रिबाउंड बैक। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, जब रिबाउंड बैक होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, इंसिडेंस में। मीन्स आई विल बिकम आर, आई विल नहीं, दिस आई, ठीक है। और आर क्या बन जाएगा बेटा, आर विल बिकम आई, हो जाएगा क्या। उस कंडीशन में अगर मैं बोलता हूं कि वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकलता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है। किस मीडियम में जा रही है, एयर में। तो मैं निकालूंगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये क्या आएगा हमारा, हम लोग लिखेंगे बेटा साइन आर अपॉन साइन आई। ये इंसिडेंस हो गया था, ये क्या हो गया था हमारा, रिफ्रैक्शन हो गया था। बातें क्लियर है क्या। ये इक्वेशन 1 था और ये किसका इक्वेशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन। ये कब का कंडीशन है, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तब का कंडीशन है, और जब रिबाउंड बैक होके आ रही है तब का कंडीशन ये हमारा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते बेटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या मिलेगा आपको, ANG मल्टीप्लाइड बाई G म्यू A। यही दोनों है हमारे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आ रहा है बेटा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर अपॉन साइन आई। क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। इसी चीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी। मीन्स एक दूसरे का रिवर्स हो जाना, दैट इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। बातें क्लियर है क्या। तो कोई पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट फॉलो सेवरल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड व्हेन इट इज टर्न्ड बैक कैसे होगा, व्हेन वी विल पुट द मिरर इन perpendicular to the path of incident ray, then it will follow back the same path. That is known as principle of reversibility, और that is known as reversibility। और उसके लिए बेटा प्रूफ, और प्रूफ से हम लोग निकाल देंगे कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।